आइए आज मैं आपको फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन सीरीज के तहत एक ऐसे लीजेंड से आपको परिचय कराता हूं जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बड़े ही पसंदीदा फिगर हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान इनका मूल नाम था। भारतीय उपमहाद्वीप में इनकी लोकप्रियता और भारतीय उपमहाद्वीप के लोगों के हितों के प्रति इनकी प्रतिबद्धता किस स्तर तक रही है, इसका अंदाजा जनता के द्वारा इनको दिए गए उपनाम से आपको मिल जाएगा। कुछ लोग इन्हें बादशाह खान कहते हैं, बादशाह खान कहते हैं, तो कुछ लोग इन्हें सीमांत गांधी के नाम से पुकारते हैं। वहीं एक बड़ा वर्ग इनको फख्र ए अफगान के नाम से भी जानता है। कुछ लोग इन्हें इनकी सरलता की वजह से बच्चा खान के नाम से भी पुकारते हैं। तो आप देख रहे हैं इनकी लोकप्रियता का आलम। आम जनता के सुख और दुख के प्रति इनके समर्पण का जो स्तर है वो कितना ऊंचा रहा होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि लोगों ने अपने आस्था, श्रद्धा और विश्वास के आधार पर इनको डिफरेंट नाम से पुकारा है। बादशाह खान, सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी, फ्रंटियर गांधी या आप कहिए सरहदी गांधी, सारा नाम याद रखें। कोई भी नाम परीक्षा में पूछ दिया जाता है। तो बादशाह खान, सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी, सरहदी गांधी, बच्चा खान या फख्र ए अफगान, ये सारे टाइटल उपनाम एक ही व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होते हैं और वो व्यक्ति हैं हर दिल अजीज, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में लोकप्रियता के अप्रतिम शिखर पर विराजमान खान अब्दुल गफ्फार खान साहब के। अब इनके लाइफ स्केच को मैं ब्रीफ अकाउंट के रूप में आपके सामने रखता हूं, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात आपके लिए जानना यह है कि 1890 में इनका जन्म हुआ और 1987 में इनका डेथ हुआ। गौरतलब बात है कि आज मैं इनकी चर्चा क्यों कर रहा हूं। आज 6 जनवरी को ही 1890 में इनका जन्म हुआ था। 6 जनवरी 1890। इनके फैमिली बैकग्राउंड की यदि बात करें तो आपको साफ समझ में आ जाएगा कि कोई व्यक्ति अपने परिवेश में अपने लोगों के बीच इतना महत्वपूर्ण क्यों बन जाता है। तो एक पूरी लिगेसी दिखती है इनके परिवार में यदि हम नजर डालते हैं तो। अबैदुल्ला खान इनके परदादा थे, जो भारत की आजादी के लिए प्राणदंड पाने वाले शायद पहले इक्के दुक्के सेनानियों में शामिल थे। सैफुल्ला खान इनके ग्रैंडफादर थे, जो आजादी की लड़ाई में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए, खास करके बलूचिस्तान वाले रीजन्स में जब जब ब्रिटिश सेना ने कबायलियों के ऊपर, बलूचियों के ऊपर जुल्म करने का प्रयास किया, हर जगह के संघर्ष के अग्रिम पंक्ति में खड़े दिखे कौन? सैफुल्ला खान। बैराम खान को भी थोड़ा याद कर लीजिए। ये बैराम खान इनके फादर हैं अब्दुल गफ्फार खान के, लेकिन इनका जो मिजाज है वो नरम है और ये एक सूफी संत स्वभाव के व्यक्ति हैं। तो आप देख रहे हैं कि लिगेसी के रूप में इनको जुझारूपन, लड़ाका प्रवृत्ति मिली है पूर्वजों से, और खुद इनके पिता ने इनको शांति प्रियता, अहिंसा जैसे मूल मंत्र दिए हैं। तो इन सबके परिणाम स्वरूप जो व्यक्तित्व आया भारत के भाग्य में, वो है खान अब्दुल गफ्फार खान, जो अपनी जीवटता, अपनी प्रतिबद्धता, अपनी अनुशासन प्रियता और देश और समाज के प्रति अपने
समर्पण और अप्रतिम संघर्ष के लिए एक विराट व्यक्तित्व बन के हमारे सामने खड़े हैं। अब हम लोग ये जानते हैं कि खान अब्दुल गफ्फार खान का जो शिक्षा है वो मौलिक रूप से AMU, जैसा कि आप जानते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुआ। यहां ये आपको ध्यान रखना चाहिए, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है। उत्तमंजई पाकिस्तान के पेशावर इलाका में गांव है। बलूचिस्तान रीजन है, बलूचियों का रीजन है, पठानों का रीजन है, पख्तूनों का रीजन है। उसके बारे में हम लोग विस्तार से अलग से बात करने वाले हैं। ये बहुत ही एक हॉट पॉइंट बना हुआ है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर, बलूचिस्तान। उसके बाद सार्वजनिक जीवन में इनका प्रवेश शुरू होता है 1915 में, जब ये अपने गांव में अनपढ़, गरीब, संसाधनहीन बलूचियों को पढ़ने के लिए एक स्कूल खोलते हैं। स्कूल खोल करके ये जन सेवा के प्रति, जन सरोकार के प्रति अपना पहला कदम ही आगे बढ़ाते हैं। तब भी इन पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का कुठाराघात होता है और इनके स्कूल को गैर राष्ट्रीय घोषित कर दिया जाता है और उसको जबरदस्ती बंद करा दिया जाता है। उसके बाद आपको पता है कि 1917 में मार्शल लॉ इंपोज किया गया, रॉलेट एक्ट, और बलूचिस्तान में मिलिट्री रूल इस्टेब्लिश हो गया। तो उसके खिलाफ खान साहब ने आवाज बुलंद की, ये कांग्रेस में शामिल हुए और महात्मा गांधी के एक सच्चे अनुयायी बाद में आगे चलकर साबित हुए। 1929 में इन्होंने खुदाई खिदमतगार नाम का एक संगठन स्थापित किया। यहां बहुत ध्यान से आपको बात समझने की जरूरत है कि खुदाई खिदमतगार संगठन को लाल कुर्ती या रेड शर्ट्स के नाम से भी जाना जाता है। गौरतलब बात यह है कि ये लाल कुर्ती या रेड शर्ट्स नाम से एक पब्लिक आर्मी गैरीबाल्डी ने इस्टेब्लिश किया था 1870 में, इटली के यूनिफिकेशन के दौरान, इटली के एकीकरण के दौरान। तो कुछ लोग इनको, खान साहब को, खान अब्दुल गफ्फार खान को गैरीबाल्डी ऑफ इंडिया, भारत का गैरीबाल्डी भी मानते हैं। ईश्वर के बनाए इस दुनिया में हम सिर्फ और सिर्फ सेवा भाव से जीने वाले लोग हैं। हमारे लिए दौलत, शोहरत और मृत्यु कोई मायने नहीं रखती है। यह खुदाई खिदमतगार संगठन जो था, जिसमें अधिसंख्य बलूची नौजवान ही शामिल थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन से लेके भारत छोड़ो आंदोलन तक, उन सारे मूवमेंट में इन लाल कुर्ती, रेड शर्ट्स वाले यूथ्स की दमदार उपस्थिति बनी रही खान साहब के लीडरशिप में। कि जब गांधी जी ने 1930 में डांडी मार्च किया, खान साहब पूरे जोश खरोश के साथ उसमें शामिल हुए और इनकी गिरफ्तारी हो गई। हालांकि जब 5 मई 1931 को महात्मा गांधी और वाइसराय लॉर्ड इरविन के बीच समझौता हो गया, उस समझौता में यह तय हुआ था कि सारे पॉलिटिकल प्रिजनर, राजकीय बंदी, राजनीतिक बंदी को रिहा किया जाएगा। तो खान साहब भी रिहा हुए। लेकिन जैसा कि आपको पता है, 29 मई 1931 को लंदन में गोलमेज की दूसरी बैठक हुई, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, और उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कोई निर्णय नहीं हो सका। गांधी जी बैरंग वापिस आए, खाली हाथ वापिस आए। प्रतिक्रिया में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन, इंडिविजुअल स्टेटस का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू कर दिया था, सेकेंड राउंड ऑफ सिविल नाफरमानी। तो खान साहब फिर इसमें आगे आए और फिर उनकी गिरफ्तारी हो गई। 1934 में उनको जेल से फिर बाहर किया गया
और जेल से बाहर आने के बाद ये अपने बड़े भाई, जो सिर्फ खान साहब के नाम से लोकप्रिय थे, इनके बड़े भाई का नाम जब्बार खान था, उसके साथ है वर्धा में रहने लगे और गांधी जी के निर्देशों के अनुसार समाज सेवा के काम को आगे बढ़ाते रहे। 1937 में, जैसा कि आपको पता है, 1937 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग इलेक्शन हुए, जनरल इलेक्शन हुआ। पहली बार इंडिया में जनरल इलेक्शन हुए और इस जनरल इलेक्शन में प्रोविंशियल लेवल पर बलूचिस्तान में, सीमांत प्रांत कहते थे उस समय उसको, सीमांत प्रांत में कांग्रेस को बहुमत मिला और यह बहुमत पूरी तरह से इन लाल कुर्ती वालों की वजह से ही है। तो खान साहब को ही वहां का प्रधानमंत्री, उस समय मुख्यमंत्री नहीं, स्टेट के चीफ को प्रधानमंत्री ही कहा जाता था, तो आज के परिवेश में हम मुख्यमंत्री मान के ही चलें और ऐसा ही संबोधन करें। तो खान साहब को वहां का मुख्यमंत्री चुना गया, लेकिन खान साहब ने कहा कि मैं तो विशुद्ध रूप से खुदाई खिदमतगार का मतलब कि नेतृत्व करता हूं, तो मुझे कोई पद धारण करना शोभा नहीं देगा। तो उन्होंने अपने भाई जब्बार खान को मुख्यमंत्री बनाया। किसको बनाया? जब्बार खान मुख्यमंत्री, तत्कालीन परिवेश में कहें तो प्रधानमंत्री, अभी ध्यान में रखिएगा, बने। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि खान अब्दुल गफ्फार खान भारत की जो राष्ट्रीय आंदोलन की लड़ाई है उसमें 1915 से ही एक तरह से शामिल हो जाते हैं और 1930 आते आते जब ये खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना करते हैं, उस समय तक तो ये गांधी जी के सबसे विश्वस्त लेफ्टिनेंट, कमांडर या सच्चे अर्थों में आप कहिए तो उनके सच्चे सलाहकार बन चुके हैं। और उसके बाद गांधी जी की मृत्यु तक ये उनके सबसे विश्वस्त साथी और सहयोगी बने रहे। 1942 में जब गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया और अगस्त क्रांति 9 अगस्त 1942 को जब क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज किया, तो भला खान साहब क्यों पीछे रहते? पूरे दमखम के साथ वे अपनी रेड शर्ट्स, लाल कुर्ती सेना के साथ इस आंदोलन को सफल बनाने में टूट पड़े। हालांकि छिपने छिपाने या कूटनीतिक दांव खेलने में ये बहुत माहिर नहीं थे, तो इनको फिर गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद सीधे ये आजाद भारत में ही मुक्त हो पाए। लेकिन उसके पहले आपको थोड़ी संजीदगी के साथ इस बात को समझ लेना चाहिए कि 14 अगस्त 1947 को जब देश के विभाजन की बात को स्वीकार कर लिया गया और यह एक तरह से स्थापित सत्य हो गया कि भारत का विभाजन होगा और भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्र बनेंगे, उन्होंने साफ शब्दों में गांधी जी और कांग्रेस को कहा कि आपने तो हमें बिल्कुल भेड़ियों के सामने फेंक दिया है। हम पख्तूनों, बलूचियों ने भारत की एकता के लिए, भारत की अखंडता के लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए, एक समृद्ध, संयुक्त, धर्मनिरपेक्ष भारत के लिए जो संघर्ष किया इतने सालों तक, आप पर विश्वास करके, भरोसा करके उसका बिल्कुल गला घोट दिया गया है और हमें इन मुस्लिम लीगी भेड़ियों के आगे बिल्कुल बकरे की तरह आपने फेंक दिया है। तो ये बहुत ही तीव्रतम विरोध किए। हालांकि इन सबके बावजूद खान साहब उत्तमंजई से थे। इनका गांव कहां था? अभी कहीं उत्तमंजई, जो पेशावर रीजन में था। चल रहा है ना बाबू? तो उत्तमंजई अपनी जन्मभूमि के प्रति अप्रतिम श्रद्धा रखने के कारण भारत में पूरी निष्ठा के बावजूद ये पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान में जाने के बाद इन्होंने वहां बलूचियों के लिए, पख्तूनों के लिए, पठानों के लिए एक अलग स्वायत्तशासी इकाई पाकिस्तान राष्ट्र के अंदर ही बनाने की मांग कर दी और उसको लेकर आंदोलन करने लगे।
और इनकी 47 के पहले गांधी जी के प्रति, कांग्रेस के प्रति, भारत के प्रति जो निष्ठा थी, उसको देखते हुए मुस्लिम लीग इनको भरोसे का चीज मानती नहीं थी। और तिस पर ये बलूचियों के लिए, पठानों के लिए क्या किए, स्वायत्तशासी इकाई की मांग कर दी, स्वतंत्र ऑटोनोमस अथॉरिटी की मांग कर दी। तो इनको फिर से जेल में डाल दिया गया और लंबे समय तक ये जेल में ही रखे गए। बाद में जब इनको जेल से रिहाई की गई तो भी इनके आने जाने पर, इनसे मिलने जुलने वालों पर बहुत कड़ी निगाह रखी जाती थी और लगभग इनका पूरा जीवन जितना भी ये पाकिस्तान में रहे वो हाउस अरेस्ट की स्थिति में ही बीता। पाकिस्तानी सरकार और वहां की सेना का जिस तरह का इन पर नजर था और जितनी सख्ती और कड़ाई के साथ वे अपने पावर का इन पर इस्तेमाल कर रहे थे, उससे अजीज आकर के अंततः इन्होंने अफगानिस्तान में शरण ले ली। और अफगानिस्तान में एक इलाका है, उसका नाम आपको याद रखना चाहिए, जलालाबाद। कौन सा इलाका है? जलालाबाद में एक घर बना करके अस्थायी रूप से वहीं रहने लगे। बीच बीच में पाकिस्तान आते भी थे। हालांकि आम जनता के दिल में इनके प्रति बहुत हमदर्दी थी और सहानुभूति थी, लेकिन सरकार, आर्मी और वहां के कठमुल्ले जिन्नावादी तत्व इनको अपना घोर दुश्मन मानते थे और इनसे काफी नफरत करते थे और सत्ता पर उन्हीं की पकड़ थी। तो पाकिस्तान में आते ही इनके ऊपर जुल्म का दौर शुरू हो जाता था। यदि मैं इनके लास्ट समय की बात करूं कि 1988 में जब पाकिस्तान के पेशावर में हाउस अरेस्ट की स्थिति में ही इनकी मृत्यु हुई, तो जैसा कि इन्होंने पहले से अपनी इच्छा व्यक्त कर रखी थी कि इनको सुपुर्दे खाक दफन जलालाबाद में ही किया जाएगा, तो जब इनके डेड बॉडी को, जब इनका जनाजा जलालाबाद की ओर चला, मिलियंस ऑफ पीपल पार्टिसिपेटेड और वो इस दुर्गम इलाके और रास्ते में, जैसा कि आप सोच सकते हैं, थोड़ा सा मैप दिमाग में लाइए तो, कि पेशावर टू जलालाबाद मतलब हिमालय रेंज को खैबर दर्रा से पास करके जाने वाला एकमात्र रास्ता इसको जोड़ता है। तो खैबर दर्रे से पास करके लाखों लोग इनके जनाजे में जलालाबाद तक गए। तो ये थी इनकी लोकप्रियता और भारतीय उपमहाद्वीप में आजादी और व्यक्ति की स्वतंत्रता, राष्ट्र की अस्मिता के प्रति इनका समर्पण का स्तर, जिसके वजह से ये पहले ऐसे गैर भारतीय हैं। हालांकि अब तो इनको गैर भारतीय के रूप में ही कंसीडर करेंगे। हालांकि दिल्ली इस बात को स्वीकार नहीं करता है, लेकिन लीगल एस्पेक्ट में ये तो 47 के बाद क्या है, उत्तमंजयी अपनी जन्मभूमि के प्रति अनुराग के कारण ये पाकिस्तान में ही रहे, बाकी का जीवन अफगानिस्तान में बिता। हालांकि अधिकतम समय तो जेल में ही बिता। तो ये शायद नहीं, बिल्कुल फैक्चुअल, ये पहले ऐसे गैर भारतीय हैं जिनको भारत सरकार ने 1987 में इनकी मृत्यु के ठीक एक साल पहले भारत का द बेस्ट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न से इनको सम्मानित किया। तो ये शायद इनके लिए थोड़े सुकून और थोड़े राहत की बात थी कि जो कसक इनके मन में भारत के विभाजन को स्वीकार कर लेने से उपजी थी, और जैसा कि इन्होंने कहा था कि आपने तो हमें बिल्कुल भेड़ियों के आगे फेंक दिया है, और पाकिस्तान में सिर्फ इनको नफरत और पीड़ा ही मिलती रही। तो 1987 में इनको भारत ने ये बताया, ये एहसास कराया कि राजनीतिक परिस्थितियों से मजबूर सीमा भले खींच दी गई है, आप नायक हमारे थे, हैं और रहेंगे। तो ये थे खान अब्दुल गफ्फार खान। 1972 में खान साहब एक लंबे दौरे पर भारत आए। भारत की जनता और सरकार ने अभूतपूर्व
खैर मकदम स्वागत इनका किया और एक राजकीय राष्ट्रीय अतिथि के रूप में इनको सम्मान दिया। ये पूरे भारत में घूमे, लेकिन हर जगह इनके दिल से वो कसक ही निकलती रही कि साहब आपने तो हमें भेड़ियों के आगे फेंक दिया है। इसके बाद एक वाकया मैं और आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, और वो ये है कि 1985 याद करिए। आपको याद होगा 1885 में कांग्रेस स्टेब्लिश हुआ था। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी वाज एस्टेब्लिश्ड इन बॉम्बे 1885। 1985 में कांग्रेस के 100 साल पूरे हो रहे थे और इस स्वर्ण स्थापना समारोह जो था कांग्रेस का, इसमें खान साहब ही आकर्षण के प्रमुख केंद्र थे। क्योंकि 1985 में राजीव गांधी कांग्रेस को लीड कर रहे थे, प्रधानमंत्री भी थे और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी थे, और वो तो बहुत बाद की पीढ़ी के थे। भारत में भी बहुत कम ऐसे गिने चुने लीडर बचे थे जिनकी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय पहचान हो, और वे आजादी के पहले के कांग्रेस में भी नेतृत्वकारी भूमिका निभाए हों। तो ये शायद अंतिम याद है खान साहब के बारे में, जब 1985 में वो कांग्रेस की स्वर्ण जयंती समारोह में आए और इस समारोह के मुख्य आकर्षण केंद्र वही रहे। तो दोस्तों, ये था आपके सामने खान अब्दुल गफ्फार खान के जीवन का एक संक्षिप्त परिचय, जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ही आपसे शेयर किया है, और वो किस लेसन के तहत किया है? फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन सीरीज।